चाहते हैं, न हिंदू देखते हैं, न मुसलमान देखते हैं, सारे लोगों को एक करके लेकर के करते हैं। ये तो लोग इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं लोग। उन लोगों से पूछिए ना कि महाराष्ट्र में अभी जो सरकार बनी, जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी और बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक शिवसेना को माना जाता है, शिवसेना की सरकार वहां पर बनी, किसने समर्थन दिया? यही कांग्रेसियों ने समर्थन दिया। कांग्रेसी समर्थन देकर के वहां पर सरकार बना दी, शिवसेना का सरकार बना दिया। और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मिट सकते हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक कार्यकर्ता मिट सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ में कभी हाथ नहीं मिला सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कभी जा नहीं सकता है। लोग कहते हैं कि यहाँ से एक पार्टी जीत करके जाकर के क्या करेंगे। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं जीत करके गया हूँ, जब विधानसभा में कोई बात आती है तो मैं विपक्ष के साथ में खड़ा रहता हूँ, अब विपक्ष के मुद्दा के साथ में खड़ा रहता हूं। आज अगर मैं जीत करके वहां पर गया हूं तो विपक्ष के साथ में हूं। मैं एनडीए के साथ में न कल भी था, न आज भी हूं, न कल भी रहूंगा, इसलिए मैं विरोधी में हूं। काम के टाइम से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, रंगमर जिला के काम के टाइम्स की तरफ से। और हमारे साथ एक खास मेहमान है जो किशनगंज से जीते हुए बाई इलेक्शन में एमएलए हैं, कमरुल हुदा साहब। तो आइए उनसे चंद सवाल पूछते हैं और जानते हैं उनकी उन पर राय। तो पहला सवाल सर से कि सर आपको जो कार्यकाल बिलाने के लिए मिला था तो उस कम टाइम में आपने क्या क्या किया, तो उस पर थोड़ा रोशनी डाल के बताएं। सबसे पहले मैं कानकी टाइम्स को मुबारकबाद देता हूं। सवाल है कि चुनाव जीतने का, आपका सवाल है कि कम टाइम में चुनाव जीते क्या क्या किए। चुनाव जीतने का मेरा 9 महीना हो रहा। 9 महीना में चुनाव जीतने के बाद जैसे ही हम चुनाव जीत करके आए, एनआरसी सीएए एनपीआर में फंस गए हम लोग। एनआरसी सीएए एनपीआर 3 महीना उसी में गुजर गया। 3 महीना के बाद जैसे उससे हम लोग निकले कि 22 मार्च को फिर लॉकडाउन का शुरुआत हो गया। अभी अनलॉक्ड में हम लोग चल रहे हैं। तो इसी बीच में जो लोगों से मैंने राब्ता किया, लोगों के बीच गए, लोगों की समस्याओं को जाना, लोगों की समस्याओं को जान करके उनके समस्या का समाधान के लिए प्रयास किया। बहुत ऐसा समस्या था जिसका समाधान भी हुआ, चाहे वो सतमेरी का घाट हो। हमारे पूर्व के जो अभी वर्तमान में सांसद बन गए हैं विधायक, उसको शिलान्यास कर चुके थे सतमेरी घाट का, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो सैंक्शन ही नहीं से ही चुनाव के रीजन में चुनाव को देखते हुए इन लोगों ने उसका शिलान्यास कर दिया। ये सबका फाइल को हमने जाकर के पटना में जब जब समय मिला, जब मेरा विधानसभा सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद पटना में हर ऑफिस में जाकर के छान मारे और छान मार करके जो फाइल जहां पर दबा हुआ था, सारे फाइल को वहां के प्रधान सचिव से मिल करके मैंने फाइल को निकलवाने का काम किया और निकलवा करके उनको रेगुलाइज करवाने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि सतमेरी घाट का अभी उम्मीद है कि ये 1 अगस्त को वो टेंडर में जाएगा और 10 अगस्त तक उसका टेंडर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी अगस्त महीने में सतमेरी घाट का हम शिलान्यास भी करेंगे। इसी तरह से जो रोड आपका चेचुआबाड़ी से लेकर के पोठिया तक रोड था, वो रोड का फाइल पटना में दबा हुआ था। कारण क्या है भाई, लोग परेशान हाल है कि चेचुआबाड़ी और पोठिया का रोड एक अहम रोड है, मुख्य रोड है, जिसका चौड़ीकरण और बनाना बहुत ही जरूरी है। उस फाइल को हम लोगों ने वहां प्रधान सचिव के यहाँ जाकर के खोज करके उसको निकालवाने का काम किया। तो भाई क्यों फाइल यहाँ पर दबा हुआ है, तो पता चला कि उसमें जो है 48 करोड़ का जो है उसमें एस्टिमेट बन गया है। 30 करोड़ तक का अगर एस्टिमेट बनता तो विभागीय करते, और 30 करोड़ से अधिक बनने के बाद वो फाइल वहां पर पड़ा हुआ है, उसको मंत्रालय से सैंक्शन करवाना पड़ेगा। उस फाइल को हम लोगों ने निकलवा करके लाइनअप करवा करके आगे बढ़वाने का काम किया। और क्षेत्र के अंदर में जो समस्या हम लोगों ने देखा, इस 8 महीने के अंदर में, इस 9 महीने के अंदर में जब क्षेत्र का दौरा किया, हमारे मैं आपको बता दूं कि 2011 में एक डीपीआर बना था। उस डीपीआर में जितना भी रोड दिया गया था वो रोड सैंक्शन हो गया था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि किशनगंज पोठिया में डीपीआर में 2011 के डीपीआर में रोड को शामिल ही नहीं किया गया। नतीजतन अभी जो हम क्षेत्र भ्रमण किए, क्षेत्र भ्रमण के दौरान 87 हमको ऐसा रोड मिला जो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रोड है। उन सारे रोड को मैंने लिस्ट बनवा करके यहाँ से ले आकर के पटना में प्रधान सचिव के यहाँ अपने लेटर पैड में लिख करके दिया।
ये तो समझिए कि किशनगंज का सौभाग्य है कि ये फेज 3 में सैंक्शन भी हो गया। और सैंक्शन होने के बाद किशनगंज में उसका आदेश भी आ गया कि इन सारे रोड को फेज 3 में लेकर के इन सारे रोड को जाकर के डीपीआर बनवाना है, एस्टिमेट बनवाना है। ये दुर्भाग्य कहिए कि अभी लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में फंस गया। तो जो समस्या है क्षेत्र का, जो हालात है, उन हालात को मैंने करीब से देखा, करीब से देखने का काम किया और करीब से देख करके लोगों का, मेरा अपना मकसद भी वही है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोगों के बीच में रहूं, लोगों के बीच में रह करके उनका समस्याओं को सुनूं और समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान कैसे करके निकलेगा, ये अपना एक मकसद है। एमएलए बनने का मकसद मेरा सिर्फ है लोगों के साथ में रह करके लोगों के समस्याओं का समाधान करना। मैं उस तरह से लोगों का समाधान समस्या का कर रहा हूं। मैं अभी आपको बता दूं, बिजली के क्षेत्र में सरकार कह रही है कि 22 से 24 घंटा बिजली मिल रही है। अभी हमारा जो किशनगंज विधानसभा है उसमें पोठिया ब्लॉक है। पोठिया ब्लॉक में 75 से 78 ऐसे आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर आपको 16 kVA और 25 kVA का है। कहीं पर तो ऐसा लगा कि जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान में हम देखे तो लगा कि फिलामेंट जल रहा है। भाई क्या वजह है? तो ये 16 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। क्या वजह है कि यहाँ 25 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है? मैंने एग्जीक्यूटिव साहब से भी राब्ता कायम किए। एग्जीक्यूटिव साहब टाइम पर टाइम बताते रहे। फिर अभी जब हम पटना गए, पटना में जाकर के एमडी साहब से मिले, ये जो हमारे नॉर्थ बिहार के एमडी साहब है, एमडी साहब से मिल करके 15 ट्रांसफार्मर का हमने नाम लिख करके दिया। इन 15 ट्रांसफार्मर 15 जगहों पर इमीडिएट यहाँ जो है 16 kVA का ट्रांसफार्मर को हटा करके 63 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाना है। वो सैंक्शन होकर के स्वीकृत होकर के आ गया, वो लगना शुरू हो गया। वो आपको दामलवाड़ी का ट्रांसफार्मर है, वो परलावाड़ी का ट्रांसफार्मर है, धुलाबाड़ी का ट्रांसफार्मर है, वो सिंगीमारी का ट्रांसफार्मर है, झपड़तल का ट्रांसफार्मर है, छौमटिया का ट्रांसफार्मर है, वो आपको जाकर के महेशमारा का ट्रांसफार्मर है। इसी तरह से 15 जगहों में अभी ट्रांसफार्मर बदली होकर के लगभग 8 से 10 जगह में तो ट्रांसफार्मर लग भी गया है। जो अभी बाकी है ठेकेदार उसमें काम कर रहा है और नया ट्रांसफार्मर लग रहा है। ये उपलब्धि पोठिया ब्लॉक के लिए, किशनगंज विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे में 4 गांव मैंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान ऐसा गया कि विभाग लिख करके दे दिया सरकार को, भाई एक परिवार अगर बीपीएल परिवार है वहां पर मैंने बिजली पहुंचा दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान 4 गांव हमको ऐसा मिला जहां पर न बिजली पहुंचा है, न तार पहुंचा है, न पोल पहुंचा है। उन 4 गांव का भी नाम लिख करके मैं एमडी साहब को दिए, वहां से सैंक्शन होकर के आया। उस 4 गांव में बिजली का तार, बिजली का पोल पहुंचा करके अभी 4 नया ट्रांसफार्मर वहां पर लग रहा है। ये हमारी क्षेत्र की उपलब्धि है। क्षेत्र में जो है वो जो समस्या है क्षेत्र का, लोगों का समस्याओं का समाधान करना हमारा मकसद है और क्षेत्र के दौरान घूम करके हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अजीज अगर अल्लाह ताला आगे मौका दिया तो क्षेत्र में जितना भी समस्या है उन सारा समस्याओं का समाधान इंशाअल्लाहुल अजीज होगा। सर, हमने काफी सारे वीडियोस देखे। आप जो है क्षेत्र भ्रमण बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर करते हैं सर, तो वहां जाके आपने क्या देखा? और ये जो बाढ़ग्रस्त इलाका अभी जो पूरा तरह से हर तरफ देखने के बाढ़ आया हुआ है, तो उन लोगों के लिए आपने क्या सहायता मुहैया? देखिए, बाढ़ का जहाँ तक सवाल है, अभी बिहार में 11 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ के चपेट में है। और ये अल्लाह का करम है कि हमारा किशनगंज विधानसभा के जो 2-4 पंचायत है, या मोतिहारा तालुका का कुछ एरिया, सिमलवाड़ी त्योसा पंचायत का कुछ एरिया, डूबानूची का कुछ एरिया और कस्बा कलियागंज का कुछ एरिया ही बाढ़ से प्रभावित है। जैसे हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का उस दिन दौरा किया। दौरा करने के बाद डूबानूची पंचायत पहुंचे। वहाँ एक केलावाड़ी गांव है, जिस केलावाड़ी गांव में काफी पानी घुस गया था। अचानक आकर के बाढ़ का पानी घुस गया, सारे लोग विस्थापित होकर के रोड में आ गए। मैं वहां पहुंचे, लोगों से जाकर के उनके हालात को जाने और सीओ साहब को फोन लगा करके बोले कि भाई ये लोग विस्थापित हो गए हैं, आप आइए, इन लोगों को इमीडिएट जो राशन है, सरकारी राशन जो नियम है, नियम के तहत सरकारी राशन उपलब्ध करवाइए, इन लोगों को रहने का व्यवस्था करवाइए, फर्दर इन लोगों को प्लास्टिक वगैरह देने का काम कीजिए। सीओ साहब बोला कि अभी हम जा रहे हैं। मैंने प्रशासन को सूचना दे दी और प्रशासन उसमें सीओ साहब बोले कि हम जा करके जो भी समस्या है उनका समस्या का समाधान करेंगे। रहा सवाल अपना क्वारंटाइन सेंटर में, अभी जो क्वारंटाइन हुआ, ये तो मैं यही कहूंगा कि बिना प्लानिंग का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें बिना प्लानिंग का काम कर रही है। केंद्र सरकार का भी कोई प्लानिंग नहीं था, राज्य सरकार का भी कोई प्लानिंग नहीं था। हजारों हजार जो हमारे मजदूर जो बाहर में काम कर रहे थे,
जो हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, बिहार सरकार ने इन 28 लाख मजदूर को बिहार में बिना प्लानिंग का बुला लिया। नतीजा ये हुआ कि मैं जब क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद पोठिया ब्लॉक में 97 क्वारंटाइन सेंटर बना, जिस क्वारंटाइन सेंटर में 50 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में मैं खुद जाने का काम किया और लोगों के समस्याओं को देखने का काम किया। ये जो मैंने कहा कि बिना प्लानिंग का इसलिए मैं कहा कि जो स्कूल है, स्कूल में एक तरफ आप कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रहिए और दूसरी तरफ एक स्कूल के एक कमरा में 20-20 आदमी हमारे मजदूर भाइयों को ला करके रखने का काम किया। ना ही उनका कोई खाने का व्यवस्था है, ना ही कोई पीने का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है और ना ही वहां पर लाइट का व्यवस्था है। जब हमने क्षेत्र भ्रमण किया, क्षेत्र भ्रमण के दौरान अधिक से अधिक क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। दौरा करने के बाद ये देखने को मिला कि पानी का व्यवस्था नहीं है। 15 स्कूल में पीएचईडी को बुलवा करके बोल करके 15 स्कूल में चापाकल गड़वाने का काम किया। बहुत ऐसे जगहों में बिजली का समस्या था, वहां पर बिजली लगवाने का काम किया। क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने घूमे और बीडीओ और सीओ साहब को बोले कि भाई आप ब्लॉक से बाहर निकलिए, आप बाहर से निकल करके क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, क्वारंटाइन सेंटर में जाकर के देखिए कि मजदूरों का क्या हाल है। एक तो बेचारे लोग परेशान होकर के दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब से अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में आए हैं। नतीजा ये है कि अब घर में भी, गांव में भी लोग उनको रहने नहीं दे रहे हैं और वो फिर इनको स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे हैं। और क्वारंटाइन सेंटर का ये स्थिति है, न खाने का व्यवस्था है, न रहने का व्यवस्था है, न पानी पीने का व्यवस्था है, न लाइट का व्यवस्था है। ये बिना प्लानिंग के सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को बुला लिया और मजदूरों को ये स्थिति हुई। और आज भी एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रत्येक मजदूर को 1-1 हजार रुपया देंगे, आप अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से अपने खाता को लिंक करवाइए। आज भी सवेरे 2-3 आदमी हमको फोन किया, मजदूर फोन किया कि सर हमारे इसमें हमने ऑनलाइन करवा दिया है और ब्लॉक में जमा करवा दिया, लेकिन अब तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया। ये सरकार की जो काम है ना, ये सरकार सिर्फ बोलती है, ये डबल इंजन की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार बोलती है, काम धरातल पर कुछ नहीं करती है, जिसका नतीजा है कि आज इस बिहार के अंदर में 11 जिला ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर लोग काफी परेशान हाल है, लोगों का परेशान हाल करने वाला कोई नहीं है। ये बिहार की स्थिति है। सर, जो लोग अभी बेरोजगार हुए हैं लॉकडाउन की वजह से या कोरोना काल की वजह से, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे भी कोई प्रोसेसिंग प्लांट बने या ऐसा कुछ हो कि उनको यहाँ पे रोजगार मिले, तो उसके लिए आपने क्या मुद्दा उठाया, क्या? बिल्कुल, प्रोसेसिंग प्लांट का जो मुद्दा है, ये अब से लेकर के पहले तक किसी ने इस इलाके को देखा नहीं। अब तक चाहे वो केंद्र की सरकार, जिसकी भी सरकार रही हो, राज्य में जिसकी भी सरकार रही हो, इन लोगों ने इस सीमांचल को वोट बैंक बना करके इस सीमांचल के वोट को लेने का काम किया और वोट बैंक बना करके वोट को लिया। इन लोगों ने कभी इस इलाके का बदहाली को दूर करने के लिए काम नहीं किया। अभी मैं तो मुबारकबाद देता हूं हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, इस सीमांचल के बदहाली को देखते हुए उन्होंने इस सीमांचल में आए और सीमांचल में आने के बाद इस बदहाली का आवाज को उन्होंने उठाया। आज क्या स्थिति है हमारा, लोग हमारे, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि इस इलाके में पहले जूट का खेती हुआ करता था। जूट के लिए इस प्रसिद्ध इलाका था ये किशनगंज जिला, और जो लोग जूट पैदा करते थे, नतीजा ये हुआ कि लोगों को जूट का कीमत नहीं मिल पा रहा था। जूट पैदा हम कर रहे थे, सर से पांव तक पसीना किसान का जा रहा था, और उस जूट का रेट कौन तय करता था? सेठ साहूकार तय करता था। नतीजा ये हुआ कि लोग जूट के तरफ से अपना मुंह फेर करके दूसरे तरफ मूव कर गए, वो मक्का के खेती की तरफ मूव कर गए। अब मक्का के खेती में गए, आज नतीजा ये है कि मक्का की खेती, एक तो जो लोग मक्का लगाने के बाद एक अल्लाह ताला का जो मार हुआ अभी पानी से, कुछ मक्का तो पानी से वैसे ही सड़ गया, लोग तोड़ नहीं पाए। कुछ अगर तोड़ करके निकाल लिए तो उसका थ्रेसिंग करने नहीं पाए, कुछ अगर थ्रेसिंग करके निकाल लिए तो उसको सुखा नहीं पाए, सुखाने की वजह से उसका कीमत कम हो गया। नतीजा ये है कि वही मक्का जो कल तक 1700, 1800, 1900, 2300 तक चला गया था क्विंटल, आज वो मक्का मजबूर है किसान 800 रुपया में बेचने के लिए। कारण क्या है भाई?
हमारे इस इलाके में आज तक कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। प्रोसेसिंग प्लांट अगर आज होता तो किसान डायरेक्ट ले करके उस प्रोसेसिंग प्लांट में अगर देते तो जो मक्का आज 800 रुपया क्विंटल बिकता है, अगर दो बड़ा बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट अगर इस सीमांचल में होता, 2-4 प्रोसेसिंग प्लांट, तो जितना यहाँ पर उपज होता है उस उपज का खपत भी होता, और खपत होने की वजह से आज 3000 रुपया क्विंटल डायरेक्ट किसान को मिलता। और नतीजा यह है कि 800 रुपया क्विंटल पर किसान मजबूर है बेचने के लिए, इसलिए कि रेक नहीं लग रहा है, कि कह रहा है कि रेक नहीं लग रहा है, बाहर जा नहीं रहा है। तो अगर इस इलाके में, इस सीमांचल में अगर प्रोसेसिंग प्लांट होता तो उसको उचित दाम मिलता, आज किसान खुशहाल होते। आज हमारे इस ब्लॉक के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में पोठिया ठाकुरगंज ऐसा ब्लॉक है, ठाकुरगंज विधानसभा में ठाकुरगंज ब्लॉक है, और किशनगंज पोठिया में पोठिया ब्लॉक है, जहां पर अनानास का खेती होता है। और वो अनानास का खेती, आज नतीजा यह है कि किसान जो अनानास को 10 रुपया पर अनानास बेचने के लिए मजबूर हो गया है, अब वही अनानास 10 रुपया में यहाँ पर किशनगंज में बिकता है। अब वो अनानास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और इसी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर के उसका कीमत 100 रुपया हो जाता है। आज अगर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर होता तो जो अनानास दिल्ली में आज 100 रुपया में बिकता है, यहाँ से 10 रुपया में जाने के बाद, तो मैं समझता हूं कि किसान को उचित कीमत मिलता, और किसान को जो 10 रुपया में आज मजबूर है वो किसान को डायरेक्ट 30 से 40 रुपया अनानास प्रति अनानास का मिलता। तो ये प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर है नहीं रहने का क्या कारण है भाई? इससे पहले भी हमारे लोग थे, इससे पहले भी हमारे यहाँ पर नेता थे, लेकिन लोगों ने इस इलाके को वोट बैंक बनाने का काम किया। इस इलाके को वोट बैंक बना करके लोगों ने इस इलाके को लूटने का काम किया, विकास नहीं किया इस इलाके में। इस इलाके को विकास नहीं करने की वजह से आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा सीमांचल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा सीमांचल, पानी के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा सीमांचल। आज अमीर आदमी पानी खरीद करके पी लेते हैं, गरीब का क्या स्थिति है? आज वो आयरन वाला पानी पीने के लिए आज लोग बेबस हैं। एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कह रहा है डॉक्टर कि आप पानी को छान करके गर्म करके पीजिए और पानी आयरन मुक्त पानी पीजिए। आज आयरन मुक्त पानी कहाँ से मिलेगा उन गरीबों को? वो गरीब उस चापाकल से पानी निकाल करके वो आयरन वाला पानी पीते हैं, जिसके कारण से इस इलाके में लीवर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, म्यूकस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये हालात है। इस इलाके को हमेशा से लोगों ने वोट बैंक बना करके ठगने का काम किया है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बार मैंने जमनी इंतखाब में जीता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला 2020 में, मैंने जब जीत करके यहां से विधानसभा गया था तो विधानसभा में मैं कहा था कि 2020 का जब चुनाव होगा, कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरे बिहार में 20 सीट जीत करके इस विधानसभा में आएगा। और आज भी मैं यही बात कहता हूं कि आने वाला 2020 में यहाँ के लोग अब सजग हो गए हैं, जाग गए हैं। यहाँ के लोगों को अब विकास चाहिए, यहाँ के लोगों को प्रोसेसिंग प्लांट चाहिए, यहाँ के लोगों को अपना हक और अधिकार चाहिए। अपना हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए आने वाला कल वो दूर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा कि 2020 में इस सीमांचल से कम 8-10 सीट, अब पूरे बिहार में 20 सीट जीत करके हम लोग विधानसभा जाएंगे, और हर हाल में इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र का जो बदहाली है, गरीबी है, वो खुशहाली में बदलेगा, इतना मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। सर, इस इलाका जो सीमांचल का इलाका, यहाँ पे जो है एजुकेशन का बहुत बुरा हाल था। उस एजुकेशन का बुरा हाल को दूर करने के लिए एएमयू का एक सेंटर यहाँ पे बनाया गया, लेकिन उस सेंटर का ऐसा खस्ता हाल है कि अभी तक उसकी बाउंड्री बन के रह गई है। तो इस मुद्दे को सर आपने उठाया या इस मुद्दे को आगे पहल की, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुद्दे की सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा उम्र अभी 9 महीना हो रहा है। इस 9 महीना के अंदर में जब मेरा विधानसभा चला, एक सत्र विधानसभा का चला, मैंने इस इलाके का उन वाइटल मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम किया, चाहे वो प्रोसेसिंग प्लांट का काम हो, कब्रिस्तान का घेराबंदी हो, या फिर यहाँ पर कॉलेज नहीं है हमारे क्षेत्र में, +2 का यहाँ का कॉलेज नहीं है, उस मुद्दा को मैंने उठाने का काम किया है। और मैंने जितना भी वाइटल मुद्दा है विधानसभा में उठाने का काम किया है, सड़कों का मामला हो या समझिए कि कब्रिस्तान का मामला हो, सारे मामला को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया है। विधानसभा में उसका जवाब भी मिला है,
और इसीलिए आज लोग चाहते हैं कि MIM ही एक ऐसी पार्टी है जो बिहार के अंदर में अगर 20 सीट जीत करके जाएंगे तो बिहार का काया पलट होगा। और बिहार आने वाला कल शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला हमारा किशनगंज है। आज आप पूरे हिंदुस्तान पर अगर विश्लेषण कीजिएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा कोई राज्य अगर है वो बिहार है। और बिहार में अगर 38 जिला के अंदर अगर विश्लेषण कीजिएगा तो सबसे पिछड़ा कोई अगर जिला है शिक्षा के क्षेत्र में वो किशनगंज जिला है। क्या वजह है? लोग इस इलाके को अनपढ़ रहने के लिए लोगों ने प्रयास किया कि इलाके में लोग अनपढ़ रहे, इलाके में लोग जागे नहीं, इलाके में लोग खुशहाल नहीं हो, इसलिए लोगों ने ये काम किया है, वोट बैंक बना करके यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करने का काम किया, ठगने का काम किया। पहले लोग क्या करते थे? इलेक्शन में आते थे, इलेक्शन में आने के बाद वोट मांगने का काम करते थे, कह रहे थे कि मुझे महागठबंधन में वोट दे दो, मैं महागठबंधन से जीत के जाऊंगा। अलग अलग बात बोल करके लोगों के माइंड को डाइवर्ट करके, कन्वर्ट करके लोगों से वोट लेकर के यहाँ से जीत करके जाते थे और दिल्ली में, पटना में जाकर के बैठे रहते थे। अब लोग यहाँ पर जाग गए हैं कि अब हम दिल्ली में, पटना में बैठने के लिए आपको वोट नहीं देंगे, वोट देंगे इलाके में जो आदमी रहेगा, इलाके में जो विकास होगा, इलाके में जो विकास करेगा, यहाँ की जो बदहाली को दूर करेगा उसको वोट देंगे। और उसके लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज बिहार में एक मजबूत बन करके आया है। इंशाअल्लाह आने वाला दिन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में एक मजबूत क़यादत खड़ा करेगी और बिहार में एक मजबूत लीडरशिप खड़ा करेगा। तो सर एक सवाल आपसे, एक बहुत ज्यादा अहम सवाल, जो काफी लोग कहते हैं कि आप लोग का जो पार्टी है वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए लड़ती है, तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे कि आप लोग माइनॉरिटीज पे ही सीमित है या फिर आप लोगों का जो भावना है वो सेक्युलरिज्म वाला भावना है? देखिए, ये कौन लोग कहते हैं कि माइनॉरिटीज का ही पार्टी है, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए लड़ते हैं? जो आदमी ये कहते हैं उनसे बोलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब गुजरात के अंदर 6 महादलित को नंगा करके पीटा गया था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। कोई अगर आवाज उठाया था वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही आवाज उठाए थे। और लोग कहते हैं कि ये माइनॉरिटीज का पार्टी है। किस लिहाज से माइनॉरिटीज का पार्टी को मानते हैं भाई? आज अगर इस हिंदुस्तान के अंदर में, इस बिहार के अंदर में और या इस हिंदुस्तान के 38 जिला के अंदर में, 38 राज्य के अंदर में कहीं पर अगर किसी दलित पर अगर कोई वार होता है, किसी महादलित पर वार होता है, किसी अत्यंत पिछड़ी जाति पर वार होता है, तो कोई अगर आवाज उठाने वाला है वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। उनको बोलिए कि ये जो पार्टी है ये दलितों की पार्टी है, अकलियतों की पार्टी है और पिछड़ों की पार्टी है, महादलितों की पार्टी है। सारे लोगों के आवाज बन करके आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं। ये जो इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाने वाले तो लगा ही सकते हैं। जब मैंने किशनगंज से जमनी इंतखाब में जीत करके गया, हमारे माननीय गिरिराज सिंह मंत्री जी कह रहे थे कि किशनगंज से अब तो मजलिस जीत गया है, किशनगंज में तो अब ये हो जाएगा, किशनगंज में तो आपस में नाइत्तफाकी हो जाएगा, इत्तेहाद टूट जाएगा। मैंने जीत करके आने के बाद विधानसभा में भी कहा था कि किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां पर एकता का प्रतीक वो जिला है, जहां का एकता किशनगंज जिला से पूरे देश और दुनिया में जाता है। मैं यहाँ का एकता को कभी टूटने नहीं दूंगा। और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एकता पर काम करती है, अखंडता पर काम करती है, आपस में भाईचारा को जोड़ने की काम करती है, तोड़ने की काम नहीं करती है। ये कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ईमानदारी के साथ काम करना है। इसलिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी एक का पार्टी नहीं है, ये सारे जाति और धर्म के लोगों को जोड़ करके लेकर चलने वाली पार्टी है। सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लेकर के विकास करने की पार्टी है। लोगों का विकास चाहते हैं, लोगों का हमदर्दी चाहते हैं, न हिंदू देखते हैं न मुसलमान देखते हैं, सारे लोगों को एक करके लेकर के करते हैं। ये तो लोग इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं लोग। उन लोगों से पूछिए ना कि महाराष्ट्र में अभी जो सरकार बनी, जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं उनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी और बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक शिवसेना को माना जाता है, शिवसेना की सरकार वहां पर बनी, किसने समर्थन दिया? यही कांग्रेसियों ने समर्थन दिया। कांग्रेसी समर्थन देकर के वहां पर सरकार बना दी, शिवसेना का सरकार बना दिया और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब मिट सकते हैं, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक कार्यकर्ता मिट सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ में कभी हाथ नहीं मिला सकता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कभी जा नहीं सकता है।
लोग कहते हैं कि यहाँ से एक पार्टी जीत करके जा करके क्या करेंगे। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं जीत करके गया हूँ, जब विधानसभा में कोई बात आती है तो मैं विपक्ष के साथ में खड़ा रहता हूँ, अब विपक्ष के मुद्दा के साथ में खड़ा रहता हूँ। आज अगर मैं जीत करके वहां पर गया हूं तो विपक्ष के साथ में हूं। मैं एनडीए के साथ में न कल भी था, न आज भी हूं, न कल भी रहूंगा। इसलिए मैं विरोधी में हूं और विरोधी के मजबूत इस बार बनकर के हम लोग जाएंगे और बिहार के हर मुद्दा को मजबूती के साथ उठाएंगे और खास करके इस सीमांचल की बदहाली को हम लोग दूर करेंगे। जो है फिलहाल विधानसभा इलेक्शन सर पे है, तो विधानसभा इलेक्शन के लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या आप फिर से एमएलए कैंडिडेट के लिए दोबारा आएंगे, तो इस पर आपको क्या कहना है? ये कोई पूछने वाली बात है कि मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ, यहाँ से फिर दोबारा आएंगे? ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। एक किसान से आप पूछिएगा कि इस बार आप खेती कर रहे हैं, अगला बार क्या खेती कीजिएगा, तो वो किसान आपको क्या कहेंगे कि हल वल बेच करके मैं दूसरा तैयारी करूंगा। मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जीता हूँ और आने वाला 2020 में मेरी तैयारी चल रही है। आने वाला 2020 में मैं मजलिस के टिकट से चुनाव लड़ूंगा और इंशाअल्लाह अगर लोगों का समर्थन रहा, अल्लाह को मंजूर हुआ, तो 2020 में भी चुनाव जीतेंगे और बिहार से ज्यादा सीट जीत करके कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार विधानसभा में जाएगा। के साथ हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। इस बहुत बहुत शुक्रिया सर ने हमें इतना ज्यादा टाइम दिया और हर सवाल का इतनी खूबसूरती से जवाब दिया, तो इसके लिए सर को और एक बार थैंक यू। और हम यहीं से अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बताएं कि कैसा बन रहा है वीडियोस।